हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एट आवर यूट्यूब चैनल गुरु कॉमर्स। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के बारे में, यानी पार्टनरशिप के बेसिक के बारे में। ठीक है, तो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे साझेदारी के फंडामेंटल्स यानी कि बेसिक जो आधारभूत बातें हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि पूरी बात आपको समझ में आ जाए और मैं भी संतुष्ट हो पाऊँ। ठीक है, अगर वीडियो बहुत अच्छा लगे या जो भी हो, लास्ट में प्लीज़ एक अच्छा वाला कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं साझेदारी का अर्थ, परिभाषा। क्योंकि हम साझेदारी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो पहला क्वेश्चन ये होना ही चाहिए कि साझेदारी का क्या अर्थ है। तो यहाँ हमने एक डेफिनेशन डाल दिया है। अर्थ की बात करें तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, याद रहे जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी व्यापार को चलाने, उससे होने वाले लाभ को आपस में बांटने और अपने अपने हिस्से की पूंजी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, किसी प्रकार का एक अनुबंध करते हैं, लिखित या मौखिक, तो ऐसे व्यवसाय को साझेदारी कहा जाता है। और जो व्यक्ति इसमें अपना अपना पूंजी लगाते हैं उसे अलग अलग सेपरेट ढंग से साझेदार यानी कि पार्टनर कहा जाता है। ठीक है, और ये लोग किसी न किसी नाम से तो बिजनेस को संचालित करेंगे ही। ठीक है, कोई ना कोई तो इस फर्म का नाम रखेंगे और उस फर्म का नाम जो है वो एक फर्म कहलाएगा। ठीक है, साझेदारी फर्म कहलाएगा, उसे हम पार्टनरशिप फर्म कहेंगे। ठीक है, आगे बात करें डेफिनेशन का। अगर क्वेश्चन पूछता है कि साझेदारी की परिभाषा दें तो आपको ये परिभाषा लिखना होगा जो कि किसी लेखक के द्वारा लिखा गया होता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, उसका धारा जो है 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है। साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार यानी कि बिजनेस से लाभ बांटने का अनुबंध किया है। देखिए, बार बार अनुबंध शब्द आता है। ठीक है, क्योंकि साझेदारी का जन्म ही अनुबंध से होता है, एग्रीमेंट से होता है। तो लाभ बांटने का अनुबंध किया हो जिससे वे सब जितने भी पार्टनर मिले हैं, लोग मिले हैं, वे सब अथवा इनमें से कोई एक या उससे अधिक व्यक्ति सबकी ओर से चलाता है। ठीक है, हालांकि इसमें बेटर होता है कि अगर 2-4 ही पार्टनर है तो कि कोई एक ही व्यक्ति फर्म को चलाए, क्योंकि कहावत है कि ज़्यादा साधु से मठ खराब हो जाता है। ठीक है, और जहाँ ज़्यादा बर्तन होगा ना, अक्सर वहाँ ढंढन ऐबे करेगा। तो पार्टनरशिप ऐसे भी आप देखते हैं कि ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। इसका बहुत सारा कारण है, जिसमें ये भी कारण है कि अगर सब उसमें मालिक ही बन जाएगा तो फिर ऐसे कर्मचारी, जो उसमें कार्यरत कर्मचारी है, वो हमेशा भ्रमित रहेंगे, क्योंकि कोई पार्टनर जाकर के कुछ और ऑर्डर कर देगा, कोई पार्टनर दूसरा पार्टनर जाके कुछ और बात ऑर्डर कर देगा। ऐसे में कर्मचारी किसकी बात माने, वो भ्रमित हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें साझेदारी की विशेषताएं यानी कि लक्षण, यानी हम इसके कैरेक्टर के बारे में जानेंगे कि साझेदारी है क्या, थोड़ा और डिटेल इसके बारे में जान पाएंगे। ठीक है, तो इसके हम कुल 7 विशेषताएं यहाँ पर लिखे हैं, जिसमें पहला है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, 2 और मोर पर्सन्स, यानी मोर देन 2 पर्सन्स। ठीक है, दूसरा है अनुबंध या समझौता यानी एक एग्रीमेंट। तीसरा है वैधानिक व्यवसाय, लॉफुल बिजनेस। लाभ कमाना एवं विभाजन यानी प्रॉफिट शेयरिंग। अगला है 5वां संचालन यानी कि ऑपरेशन। अस्तित्व यानी कि एंटिटी। और लास्ट वाला जो है असीमित दायित्व यानी अनलिमिटेड लायबिलिटीज। ठीक है, अब बारी बारी से चर्चा करते हैं पहले वाले का। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति यानी मोर देन 2 पर्सन्स। इसकी पहली विशेषता है कि इसमें कम से कम 2 व्यक्ति अवश्य होने चाहिए, क्योंकि खुद से कोई पार्टनरशिप तो कर ही नहीं सकता, हम अपने आप से क्या डील करेंगे। आगे बात करें इसकी अधिकतम संख्या का, तो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 ने 100 कर दिया था इसकी अधिकतम संख्या, लेकिन फिर 14 में इसे 50 कर दिया है। अधिकतम संख्या हमें 50 मानकर चलना है कि कम से कम 2 और अधिक से अधिक एक पार्टनरशिप में 50 व्यक्ति
50 पार्टनर हो सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अनुबंध या समझौता। चूँकि साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है, एग्रीमेंट से होता है, समझौता से होता है, तो इसमें एक कोई ना कोई समझौता अवश्य होगा। हाँ, ये समझौता लिखित भी हो सकता है या मौखिक भी हो सकता है। बात करें लिखित और मौखिक में कौन बेटर है, तो मौखिक मौखिक जो एग्रीमेंट होता है, ओरल एग्रीमेंट, वो उतना अच्छा नहीं माना जाता है, और रिटन जो एग्रीमेंट होता है वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि कोई स्टाम्प पेपर पे तैयार होता है और उसे रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड करा लिया जाता है, जो कि कोर्ट में अगर कोई विवाद होता है तो उसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत भी कर सकते हैं, यानी एविडेंस का भी काम करता है। सो लिखित समझौता पत्र जो है वो अच्छा माना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं लाभ कमाना एवं विभाजन। पहले था वैधानिक व्यवसाय यानी कि लॉफुल बिजनेस, यानी पार्टनरशिप फर्म का जो आप नाम रख रहे हैं वो भी हालांकि किसी भी दूसरे फर्म से नहीं मिलता जुलता होना चाहिए, और साथ ही वह जहां हम उस बिजनेस को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, वहां की जो सरकार की जो कानून है उस कानून के तहत होना चाहिए, गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। जैसे बिहार में शराब बंदी है तो वहाँ शराब का कारोबार, उसका फैक्ट्री लगाना गैर कानूनी कहलाएगा। ठीक है, तो बिजनेस ऐसा हो जो लीगल हो, जो वहाँ की जो कानून है उसके अंदर आता हो। अगला है लाभ कमाना एवं विभाजन, प्रॉफिट शेयरिंग। पार्टनरशिप की यह चौथा विशेषता है प्रॉफिट शेयरिंग, यानी इसका उद्देश्य सभी साझेदारों का उद्देश्य लाभ कमाना एवं आपस में बांटना होना चाहिए। ठीक है, लाभ कमाना और आपस में बांटना होना चाहिए, ना कि एनपीओ की तरह सेवा प्रदान करना। ठीक है, आगे बात करते हैं संचालन, ऑपरेशन। संचालन के बारे में कुछ देर पहले हम चर्चा किए कि संचालन अच्छा होगा अगर कम पार्टनर है तो 1 या 2 ही पार्टनर मिलके करे, बाकी पार्टनर अपना स्लीपिंग पार्टनर की तरह रहे। ठीक है, या सब अपना अलग अलग डिपार्टमेंट ले ले। ठीक, तो संचालन कोई एक कर सकता है या सब मिलकर के भी कर सकता है। बात करें अस्तित्व का, एंटिटी का, तो इसमें साझेदारों का अस्तित्व व्यवसाय से अलग नहीं होता है, यानी उसके साथ ही जुड़ा होता है। सपोज डैट कि अगर 2 पार्टनर है, अगर एक पार्टनर की मृत्यु हो जाती है वह रिटायरमेंट ले लेता है, तो ऐसी स्थिति में एक ही पार्टनर बच जाएगा, तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा, उसका डिसोल्यूशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अस्तित्व जो है वह साझेदारों से अलग नहीं है। और लास्ट वाला जो है एट लास्ट असीमित दायित्व, यानी अनलिमिटेड लायबिलिटीज। इसमें साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। यदि फर्म का दायित्व उसके संपत्ति से अधिक हो जाता है तो ऐसे में दायित्व का भुगतान करने के लिए सभी साझेदारों का निजी संपत्ति का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, उसका संपत्ति, निजी संपत्ति भी जो घर का है वह नीलाम हो सकता है। ठीक है, तो ये था साझेदारी की विशेषताएं। अब बात करते हैं एक आदर्श साझेदारी के मूल तत्व क्या है। व्हाट इज इसेंशियल्स ऑफ एन आइडियल पार्टनरशिप। अक्सर देखा जाता है कि पार्टनरशिप ज़्यादा दिन नहीं टिक पाता है, जिसका बहुत सारा रीज़न हो सकता है। ठीक है, अगर ये पॉइंट्स जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, अगर ये एक पार्टनरशिप में होगा तो स्वाभाविक है वो पार्टनरशिप कभी नहीं टूटेगा और रन करता रहेगा। जिसमें पहला पॉइंट है, एक आदर्श साझेदारी के लिए आवश्यक है कि सभी साझेदारों में पारस्परिक भरोसा होना चाहिए, एक दूसरे पे भरोसा होना चाहिए। ठीक है, मान लेते 2 पार्टनर है, एक मार्केट देखता है, एक ऑफिस देखता है। अब मार्केट में, अब ऑफिस वाला सोचेगा कि मार्केट में वो पैसा जो है ना गबन कर रहा है, तो ऐसा अगर हम सोच रखेंगे तो क्या करेंगे, हम भी ऑफिस में कुछ ना कुछ गलत लेके करके और कुछ न कुछ गबन कपट करते रहेंगे, जिसका सीधा प्रभाव किस पे पड़ेगा, फर्म पे पड़ेगा, और फर्म धीरे धीरे है ना डिसोल्यूशन की ओर चला जाएगा, यानी समापन की ओर चला जाएगा। दूसरा पॉइंट, व्यवहार में ईमानदारी, ऑनेस्टी इन डीलिंग्स, यानी व्यवहार में ईमानदारी रखना जरूरी है। हर साझेदार जो भी डीलिंग करते हैं वो पूरी ईमानदारी के साथ करे, किसी प्रकार का उनमें छल कपट जैसी बातें नहीं होनी चाहिए।
तभी साझेदारी ज़्यादा दिन टिक सकेगी। तीसरा है साझेदारी संलेख का सम्मान, ऑनरिंग द पार्टनरशिप डीड। अगर इन लोगों ने रिटेन पार्टनरशिप डीड बनाया है तो उसका सम्मान करना बहुत आवश्यक है। मान लेते उसमें हमने एक शर्त बनाई कि किसी भी साझेदार को वेतन नहीं दिया जाएगा, किसी भी साझेदार को वेतन नहीं दिया जाएगा। ऐसे में कोई साझेदार वेतन का डिमांड कर रहा है तो ये गलत होगा और ये एक प्रकार से साझेदारी संलेख का अपमान होगा। ठीक है, जैसे उसमें लिखा है कि पूंजी पर ब्याज किसी भी साझेदार को नहीं देना है, या लिखा है 8%। अगर इसके विपरीत कोई मांग कर रहा है तो ये गलत है। ठीक है, ऐसे में मतभेद होगा और पार्टनरशिप बंद हो जाएगा। फिर आगे है सही एवं उचित लेखे, ट्रू एंड फेयर अकाउंट्स। जो भी अकाउंट डिपार्टमेंट देख रहा है, जो भी पार्टनर अच्छा होगा, अच्छा क्या होगा, उन्हें चाहिए कि जो भी हिसाब किताब है अपनी तरफ से पूरा एकदम सही एवं शुद्ध रखना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का कपट या मिथ्या वर्णन करके किसी प्रकार का गबन नहीं करना चाहिए। एट लास्ट, पूर्ण सूचना प्रदान करना, रेंडरिंग फुल इंफॉर्मेशन। अगर किसी प्रकार का सूचना है तो चाहिए क्या कि वह सभी साझेदारों में आपस में है ना फुल सूचना का आदान प्रदान करे, ताकि किसी भी प्रकार का आपस में मतभेद ना हो। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब हम कोई इन्फॉर्मेशन छुपा लेते हैं और मेरे पार्टनर को किसी दूसरे के द्वारा पता चलता है तो संदेह उत्पन्न हो जाता है और इससे मतभेद होना स्वाभाविक है। ठीक है, तो ये सब था एक आदर्श साझेदारी के मूल तत्व जो अवश्य ही होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।